हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूड स्टेबलाइजर्स यानी कि एंटी मैनिक ड्रग। तो ये मेडिसिन प्राइमरीली हम लोग बात करते हैं मेनिया, जो कि एक बाइपोलर कंडीशन है, उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उसमें एज ए प्रोफाइलेक्सिस यूज करी जाती है। तो इससे रिलेटेड कंप्लीट फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन विद ट्रिक के द्वारा हम लोग समझने वाले हैं, और इसके साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और लास्ट में 11 केस बेस्ड एमसीक्यू या बोल सकते हैं पीवाईक्यूज भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग फार्मेकोलॉजी को कंप्लीट और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिएगा शुरू करते हैं। मूड स्टेबलाइजर, जिन्हें हम लोग एंटी मैनिक ड्रग भी कहते हैं, तो ये क्या होती है दोस्तों? तो सबसे पहले बात करते हैं मेनिया क्या होता है। तो मेनिया प्राइमरीली एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। बाइपोल्स का मीन्स होता है दो पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे मूड से रिलेटेड दो पोल क्या होंगे दोस्तों? एक तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक एक्सट्रीम सैडनेस। तो हैप्पी और सैड के बीच में मूड स्विंग होना, उन डिजीजेज को हम लोग बाइपोलर डिजीज कहेंगे। उसका एक एग्जांपल है दोस्तों मेनिया। मेनिया के अंदर क्या होता है? पर्सन लो मूड से अचानक से हाई मूड हो जाता है। इट मीन्स पर्सन सैड मूड से जो है अचानक से जो है हाई मूड में, एक्साइटमेंट में आ जाता है। और ये क्यों होता है? न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस की वजह से। और उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को मॉड्यूलेट करने वाली जो मेडिसिन होती है वो कहलाती है दोस्तों मूड स्टेबलाइजर। यानी मैं कह सकता हूं कि मूड स्टेबलाइजर वो मेडिसिन होती है जो कि ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है, जो कि यूज करी जाती है मूड स्विंग्स को ट्रीट करने के लिए, दैट आर प्रेजेंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर सच एज, बात कर सकते हैं हम लोग मेनिया, है ना। तो याद रखिएगा, मेनिया है, हाइपोमेनिया है, मेनिया विद डिप्रेसिव एपिसोड्स है। उन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए हम लोग मूड स्टेबलाइजर या फिर एंटी मैनिक, तो इन्हें हम लोग एंटी मैनिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। एंटी मैनिक के नाम से भी इनको जानते हैं दोस्तों। अब मेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसको ठीक करने वाली ड्रग है, तो ये क्लास क्या कहलाएगी? यानी ये क्लास क्या कहलाएगी? कंट्रोल मूड स्विंग्स, स्पेशली इन, जैसा कि मैंने बताया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया एंड हाइपोमेनिया, एंड प्रिवेंशन एंड रिलैप्स ऑफ और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिया। मेनिया के प्रोफाइलेक्सिस यानी बचाव के लिए यूज कर सकते हैं। रिलैप्स ना हो बार बार में, उसके लिए कंटिन्यूस थेरेपी के रूप में यूज की जा सकती है ड्रग्स। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे मेनिया, हाइपोमेनिया वगैरह को, या फिर मेनिया है विद डिप्रेसिव एपिसोड्स है, उनको ठीक करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन कंडीशंस को ठीक करने के लिए, मैं कह सकता हूँ मूड स्विंग डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करेंगे वो मूड स्टेबलाइजर या फिर एंटी मैनिक ड्रग जो है कहलाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड स्विंग क्या होता है। तो मैंने बताया एक्सट्रीम हैप्पीनेस से सैडनेस के बीच में फ्लक्चुएट होना मूड का, और वो किस वजह से होता है? न्यूरोट्रांसमीटर मॉड्यूल चेंजेस की वजह से। और उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को मॉड्यूलेट करने वाली ड्रग्स कहलाएगी मूड स्टेबलाइजर। तो क्या है दोस्तों मूड स्विंग? क्या है? यह सडन, इंटेंस और रैपिड शिफ्ट इन इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट अचानक से शिफ्ट हो जाना। कैसे शिफ्ट होना? मूविंग फ्रॉम जॉय, हैप्पीनेस टू सैडनेस। हैप्पी से सैड के बीच में, एंगर के बीच में, अचानक से पर्सन खुश है, अचानक से पर्सन गुस्से में आ जाता है, यही कहलाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। और इन्हीं को ठीक करने के लिए हम लोग मूड स्टेबलाइजर देते हैं। कारण क्या है दोस्तों मूड स्विंग होने के? क्या क्या कारण हो सकते हैं? न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। एक्चुअल जो फिजियोलॉजी है वो अननोन है, बट जो रिस्क फैक्टर है वो क्या हो सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वो कारण हो सकते हैं लाइक हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, लाइक प्रीमेनोपॉजल सिंड्रोम्स, स्ट्रेस, पुअर स्लीप एंड न्यूट्रिशनल गैप्स। माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। तो जो पर्सन इन चीजों से ग्रसित होते हैं उन लोगों में मूड स्विंग देखने को ज्यादा मिलता है दोस्तों। तो अब मैं बात करूं मूड स्विंग होता है तो उसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो एक तो तरीका हो सकता है हम लोग नेचुरल तरीके से, और एक होता है फार्मेकोलॉजिकल तरीके से। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल मूड स्टेबलाइजर क्या क्या है। तो लाइक मैं बात करूं न्यूट्रिशन, जैसे कि विटामिन डी पर्सन अगर डाइट में अच्छा लेता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, उनको अगर डाइट में शामिल करता है तो भी मूड स्विंग नहीं होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अच्छी नींद लेता है, अच्छा जो है खाना पीना लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को शामिल करता है खाने के अंदर, तो वो पर्सन एक्सरसाइज जो करता है, मेडिटेशन करता है, इस तरीके के जो रेमेडीज होती है दोस्तों वो नेचुरल मूड स्टेबलाइजर कहलाते हैं। लाइक विटामिन डी, एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, fruits and vegetable and omega 3
फैटी एसिड। तो इन चीजों से भी जो है मूड को स्टेबलाइज किया जा सकता है। बट कई केसेस में क्या होता है कि जो मूड स्विंग है वो एबनॉर्मल तरीके से ड्यू टू मैं बात करूं न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस की वजह से होता है, तो वहां पे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है करना पड़ता है दोस्तों। तो उन कंडीशन में यूज किए जाते हैं मूड स्टेबलाइजर या फिर एंटीमैनिक ड्रग, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पहला कंडीशन बात करूं, अगर किसी पेशेंट के अंदर मूड स्विंग हो रहा है दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मूड स्विंग हो रहा है, इसके अलावा मेनिया या हाइपोमेनिया हो रहा है और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिया या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना पड़ता है मेनिया का, तो इन सभी कंडीशंस के अंदर हम लोग मूड स्टेबलाइजर का यूज करते हैं दोस्तों, एंटीमैनिक ड्रग्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि एंटीमैनिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली दो कैटेगरी होती है प्राइमरी। ठीक है दोस्तों, आजकल बुक्स में थर्ड कैटेगरी भी जोड़ दी गई है, तो वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा उसके बारे में। तो तीन कैटेगरी की ड्रग्स है वो मूड स्टेबलाइजर का काम करती है। पहली होती है दोस्तों लिथियम, जिसे लिथियम कार्बोनेट भी कहते हैं, टैबलेट ओरल फॉर्म में दी जाती है। दूसरा होता है दोस्तों एंटी कन्वर्जेंट। देखिए एंटी कन्वर्जेंट या एंटी सीजर में पढ़ा चुका हूं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बामाजिपिन, लेमोट्रिजिन, सोडियम वल्पोरेट। तो ये तीन एंटी सीजर मेडिसिन, कंप्लीट एंटी सीजर पढ़नी है तो चैनल के ऊपर न्यूरोलॉजिकल फार्माकोलॉजी जो है मैंने पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिएगा। तो ये जो तीन एंटी कन्वर्जेंट होती है, कौन कौन सी बताई, लैमोट्रिजिन बताई, सोडियम वल्पोरेट बताई और एक मैंने बताया कार्बामाजिपिन, ये तीनों भी मूड स्टेबलाइजर होती है। क्या फिजियोलॉजी है वो भी आगे बताऊंगा, मैकेनिज्म। और तीसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वो जोड़ दी गई है एंटीसाइकोटिक। तो देखिए एंटीसाइकोटिक मैंने पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी साइकेट्रिक फार्माकोलॉजी के अंदर। तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड को सेकंड जनरेशन। फर्स्ट को टिपिकल, सेकंड को एटिपिकल भी बोलते हैं। तो जो सेकंड जनरेशन है वो भी एज ए मूड स्टेबलाइजर यूज की जाती है कुछ केसेस के अंदर दोस्तों। तो तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहली कैटेगरी आती है लिथियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑलवेज ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस या फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट इसका एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड जो कैटेगरी है वो है एंटी कन्वर्जेंट या एंटी सीजर भी बोल सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इसके अंदर तीन एग्जांपल जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों, वो तीनों एग्जांपल एज ए मूड स्टेबलाइजर भी काम करते हैं। वैसे एंटी कन्वर्जेंट की बहुत सारी कैटेगरी है, वो भी मैंने ट्रिक से पढ़ा रखी है दोस्तों, ठीक है, तो वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें तीन मेडिसिन हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइक कार्बामाजिपिन, दूसरी सोडियम वल्पोरेट या वल्पोरिक एसिड भी बोल देते हैं, वल्पोरिक एसिड या फिर सोडियम वल्पोरेट भी बोल देते हैं, सोडियम वल्पोरेट, जिसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वर्जेंट भी हम लोग बोलते हैं। थर्ड जो होती है दोस्तों दैट इज लेमोट्रिजिन। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन मेडिसिन जो है अपनी एंटी कन्वर्जेंट भी है और साथ साथ में मूड स्टेबलाइजर भी है। तो प्राइमरी ये दो ही कैटेगरी होती है, एज ए एंटीमेनिक या फिर मूड स्टेबलाइजर। बट तीसरी कैटेगरी को भी शामिल किया जाता है, वो होती है अपनी एंटीसाइकोटिक। और एंटीसाइकोटिक में भी कौन सी दोस्तों, एटिपिकल यानी कि सेकेंड जनरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के अंदर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, देखिएगा, याद करिए आप लोग। लाइक मैं बात करूं क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, रेस्पेरिडीन है ना, इस तरीके की मेडिसिन जो है इस कैटेगरी में आती है। इनको हम लोग एटिपिकल एंटीसाइकोटिक भी बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन भी बोलते हैं। बट प्राइमरीली एज ए मूड स्टेबलाइजर यूज इनको ही करते हैं, लिथियम को और एंटी कन्वर्जेंट को, लिथियम कार्बोनेट, कार्बामाजिपिन, वल्पोरिक एसिड एंड लेमोट्रिजिन। इसके अलावा ये भी इफेक्ट रखती है दोस्तों। अब एग्जाम्पल मैंने बता दिए, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए लिथियम के बारे में अभी मैं बताऊंगा, बाकी ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, रिपीट होगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखे थे वो सारे आगे लिथियम का, लिथियम कार्बोनेट, एंटी कन्वर्जेंट में कार्बामाजिपिन, वल्पोरिक एसिड एंड लेमोट्रिजिन, और एटिपिकल या सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक में आपका क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन
ओलेंजापाइन एंड क्यूटिपाइन, ये सारे के सारे एग्जांपल इसमें आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। चलेगा, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो लिथियम के बारे में बात करता हूं, उससे पहले ये दो पढ़ा चुका हूं तो इनके बारे में बता देता हूं फटाफट से। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्या करती है दोस्तों, ब्लॉक करती है। बात करूं यहां पे सेरोटोनिन रिसेप्टर, जबकि फर्स्ट जनरेशन है वो डोपामाइन रिसेप्टर पे काम करती है। आपको याद आ गया होगा पूरा का पूरा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर करके जो है ट्रीट करती है, इस तरीके की साइकोटिक फीचर्स को ट्रीट करती है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हो गया। ऐसे एंटी कन्वर्जेंट है, उनका सबका जितनी भी कैटेगरी थी उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग था, बट यहाँ पे ये जो तीन मेडिसिन है इन तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक एक्शन सेम है। तीनों की तीनों क्या करती है दोस्तों, सोडियम को ब्लॉक करती है, ब्लॉक सोडियम चैनल, सोडियम चैनल, ये भी ब्लॉक करती है सोडियम चैनल को, और ये भी ब्लॉक करती है दोस्तों सोडियम चैनल को। तो तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक एक्शन तो सेम हो गया, लेकिन वल्पोरिक एसिड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक है या एंटी कन्वर्जेंट है, तो ये दो एक्शन और रखते हैं दोस्तों। तो साथ में क्या करेगी दोस्तों, गाबा का जो लेवल है ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, जो कि एक न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सेडेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसके लेवल को बढ़ा देगी तो पर्सन को सेडेशन आएगा, यस और नो। तो ये हो गया, साथ में दो एक्शन, एक एक्शन ये हो गया ब्लॉक गाबा करेगी, प्लस ये क्या करती है दोस्तों, यस डिक्रीज करती है कैल्शियम थ्रेशोल्ड, कैल्शियम थ्रेशोल्ड, ये मैंने पढ़ा रखा है, जब मैंने एंटी एपिलेप्टिक पढ़ाए थे क्या होते हैं, ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे लेमोट्रिजिन भी एक और एक्शन रखती है सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के साथ साथ में, वो होता है दोस्तों, ये क्या करेगी, डिक्रीज करती है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, जो कि न्यूरो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो इनको कम कर दिया जाए तो ब्रेन क्या होगा, सेडेट होगा, और सेडेट होगा तो जो भी मैनिक एपिसोड्स आ रहे हैं, बाइपोलर एपिसोड्स आ रहे हैं, वो रुक जाएंगे दोस्तों। तो ये इस तरीके से एक्शन करते हैं। तो ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, इसलिए आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं लिथियम, जो कि अभी हम लोग नई बात कर रहे हैं। तो लिथियम कैसे काम करती है दोस्तों, तो लिथियम भी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करती है, मॉड्यूलेट करती है। तो ये क्या करेगी दोस्तों, मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट न्यूरोट्रांसमीटर, लाइक बात करूं डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का दूसरा नाम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन भी होता है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अब ये कैसे करेगी, तो ध्यान दीजिएगा, एक एंजाइम होता है उसको ब्लॉक करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। यस, ब्लॉक या इनहिबिट भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, दैट इज इनोसिटोल, इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज, यस स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा, ब्लॉक इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज एंजाइम, पूरा नाम लिखिएगा एंजाइम। इस एंजाइम को ये ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने से जो होगा, हम लोग बात करेंगे सेरोटोनिन का लेवल क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा, डोपामाइन का लेवल स्लाइटली डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मॉड्यूलेट करने का काम करती है। तो मॉड्यूलेट करती है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन एंड सेरोटोनिन को बाय ब्लॉकिंग इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, एमसीक्यूज में आता है ये। ठीक है, लिथियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे ब्लॉक इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर, नेक्स्ट बात करेंगे लिथियम की डोजेज एंड रूट्स। अब देखिए, ये तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट मेजर डिस्कशन अपना किसके बारे में होने वाला है, लिथियम के बारे में। तो लिथियम को हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, ये एक मेटेलिक आयन होता है ना, तो और सोडियम की कैटेगरी का होता है, दोनों एल्केलाई ग्रुप में आते हैं, सोडियम की कैटेगरी का ये होता है दोस्तों। अब समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लिथियम की टिपिकल एडल्ट डोज कितनी होती है। अलग अलग बुक में थोड़ा थोड़ा स्लाइड चेंजेस है, बट आइडियली मैं लिख देता हूं यहां से 900 से लेकर के 2100
mg पर डे जो है हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं, बट इसको 3 डिवाइडेड डोज में देते हैं दोस्तों, 300 से 600 mg इन 3 डिवाइडेड डोज पर डे। एक दिन में 2 से 3 बार में डिवाइड करके हम डोज को देते हैं। और कैसे देते हैं दोस्तों? ओरली। ओरली ये जो है ड्रग दी जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात करें, थेरेप्यूटिक सीरम लेवल कितना होना चाहिए या फिर प्रोफाइलेक्टिक सीरम लेवल कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो थेरेप्यूटिक सीरम लेवल है वो होता है अपना 0.8 से, यस, दैट इज 1.5 1.25 नहीं 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट में इसलिए लिया क्योंकि ये मेटेलिक आयन है। तो 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है अपना थेरेप्यूटिक लेवल होना चाहिए। प्रोफाइलेक्टिक लेवल भी लगभग इतना ही होता है, 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बट अगर थेरेप्यूटिक लेवल पूछे और ऑप्शन में 0.8 से 1.2 ना दिया हो, 1.6 से 1.2 दिया हो, तो भी वही सही होगा। जब ऑप्शन में नहीं है तो अपन वो मान लेंगे, है ना। तो ये लगभग लगभग सिमिलर ही लेवल होते हैं। थेरेप्यूटिक लेवल का मतलब होता है थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो जब भी किसी पर्सन को मूड स्विंग डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है और लिथियम दिया जा रहा है, तो उसका ब्लड सीरम लेवल कितना होना चाहिए? 0.8 से 1.2 मेंटेन होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, इससे कम होगा तो इनएडिक्वेट अमाउंट होगा। ऐसे ही प्रोफाइलेक्टिक लेवल मतलब बचाव के लिए, कि मेनिया का एपिसोड ना आए, उसको बचाव के लिए 0.6 से 1.2 भी एक्सेप्टेबल होता है दोस्तों। इतना लेवल ब्लड का होना चाहिए लिथियम का। देन टॉक्सिक लेवल कितना होता है? चूंकि लिथियम नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रखती है, यानी थोड़ा भी ज्यादा लेवल होगा तो वो टॉक्सिसिटी कोज करेगी। तो टॉक्सिक लेवल होता है दोस्तों ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है ना, मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 2 से ज्यादा हो जाता है तो ये टॉक्सिसिटी कोज करता है। कैसे पता पड़ेगा टॉक्सिसिटी का? पता पड़ेगा दोस्तों, कैसे पता पड़ेगा? पर्सन को क्या होंगे? यस, ट्रेमर्स आएंगे, प्लस डेलीरियम हो गया, यानी मेमोरी लॉस हो जाएगा, प्लस कोमा में जा सकता है पर्सन, प्लस रीनल फेलियर होगा, रीनल फेलियर देखने को मिलेगा, प्लस जो मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूं वो आगे बताऊंगा, वो सारे साइड इफेक्ट अपीयर हो जाएंगे। इसका मतलब टॉक्सिक लेवल जो है ड्रग अप्रोच कर चुकी है, तो उसका लेवल कम किया जाना चाहिए, डोज कम की जानी चाहिए, है ना, ध्यान दीजिएगा। मेडिकल इमरजेंसी कब कहेंगे? जब इसका लेवल ग्रेटर देन 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए तो उसे हम लोग मेडिकल इमरजेंसी की कैटेगरी में रख देते हैं बच्चों। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक लेवल, थेरेप्यूटिक लेवल, टिपिकल एडल्ट डोजिंग कैसे देते हैं, ओरली देते हैं, टॉक्सिक लेवल 2 से ज्यादा होता है क्योंकि इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होता है, नैरो होता है, इस वजह से क्या होता है, थोड़ी भी अगर ज्यादा डोज दे दी जाए तो टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है दोस्तों। और मेडिकल इमरजेंसी कब होगी? जब 3 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा दे दें। और कैसे पता पड़ेगा टॉक्सिसिटी का? इन सारे सिम्टम से पता लगेगा दोस्तों। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिथियम की टॉक्सिसिटी के बारे में। तो लिथियम की टॉक्सिसिटी के साइन क्या है? अभी अभी मैंने बताया, ट्रेमर आएंगे, ट्रेमर्स आते हैं, प्लस पर्सन कोमा में जा सकता है, प्लस डेलीरियम हो सकता है, यानी मेमोरी लॉस हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस पर्सन जो है अभी मैंने जो डिस्कस किया है आपको, कोमा, रीनल फेलियर, है ना, रीनल फेलियर। अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं मतलब टॉक्सिसिटी हो चुकी है दोस्तों। यस और नो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब टॉक्सिसिटी के कारण क्या क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो अगर किसी पेशेंट को हाई डोज दे दे, हाई डोज ऑफ लिथियम अगर दे दी जाए तो भी तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। यस और नो। दूसरा कारण हो सकता है, फर्स्ट कोज तो ये हो गया, दूसरा कारण हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया। अब ये समझिएगा, हाइपोनेट्रीमिया अगर किसी पेशेंट में है, यानी सोडियम कम है, सोडियम बॉडी में कम है, नॉर्मल सोडियम की बात करूं, नॉर्मल सोडियम जो होता है ब्लड के अंदर वो होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब समझिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो, सोडियम और लिथियम दोनों सेम कैटेगरी के होते हैं,
तो किडनी से एक्सक्रीट भी साथ में होते हैं दोस्तों, समझना इस चीज को। अब मान लीजिए किसी पर्सन में ऑलरेडी हाइपोनेट्रीमिया है, तो किडनी क्या करेगी, सोडियम को बचाने की कोशिश करेगी बॉडी के अंदर, है ना। और सोडियम को बचाएगी तो चूंकि सोडियम, और ध्यान दीजिए एक याद रखिएगा, सोडियम एंड लिथियम भाई भाई होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रदर्स होते हैं। केमिकली इन्हें हम ब्रदर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये बॉडी से बाहर भी साथ में जाएंगे और बॉडी के अंदर भी साथ ही रहेंगे। तो मान लीजिए किसी पेशेंट की बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया ऑलरेडी है, समझना, उसकी बॉडी में सोडियम नॉर्मल लेवल से कम है, तो उस पर्सन को लिथियम दिया जा रहा है, तो क्या होगा, उस पर्सन की किडनी क्या करेगी, सोडियम को बचाने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी कम है, और किडनी तो हमारा बफर सिस्टम है जो कि हमें बचाती है, यस और नो, मेंटेन करती है बॉडी के अंदर एसिडोसिस, एल्कलोसिस वगैरह को। तो किडनी क्या करेगी, सोडियम को बॉडी में रिटेन करेगी। अब सोडियम रिटेन करेगी तो इसका भाई भी साथ में रुक जाएगा, कौन, लिथियम। तो लिथियम बॉडी में रुकेगा तो वो टॉक्सिसिटी कोज कर देगा, उसका लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। समझ लेना इस चीज को, क्या याद रखना है, सोडियम लिथियम भाई भाई होते हैं, ठीक है। अब अगर बॉडी में ऑलरेडी सोडियम, फिर से समझा रहा हूं, सोडियम ऑलरेडी कम है, तो किडनी क्या करेगी, बॉडी को बचाने के लिए सोडियम को बचाएगी, यानी सोडियम के एक्सक्रीशन को रोक देगी। अब सोडियम रुकेगा तो लिथियम भी रुकेगा, और लिथियम रुकेगा तो उसकी रेंज ज्यादा हो जाएगी ब्लड में, थेरेप्यूटिक लेवल से ऊपर रेंज हो जाएगी, तो वो टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाएगा। और देखिए टॉक्सिक और थेरेप्यूटिक जो रेंज है इसकी बहुत कम होती है दोस्तों, 1 अभी बताया 0.6 से 1.2 तो थेरेप्यूटिक रेंज है, और 2 से ज्यादा होते हैं वो टॉक्सिक रेंज में बदल जाता है। समझना इस चीज को, ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया होना भी कारण हो सकता है लिथियम टॉक्सिसिटी का। अब समझना एक चीज मैं और लिख देता हूं यहाँ पे, देखो अगर बॉडी में सोडियम लो होगा, लो सोडियम होगा, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। और अगर हाई होगा सोडियम, हाई सोडियम होगा बॉडी के अंदर, हाई सोडियम होगा, तो बॉडी क्या करेगी, सोडियम को बाहर निकालेगी, क्योंकि बॉडी को बचाना है। तो हाई सोडियम के केस में सोडियम को तो बाहर निकाल रही है, लेकिन उसका भाई लिथियम भी बाहर निकल जाएगा, यस और नो। तो लिथियम की जो डोज थी वो कम रह जाएगी ना, तो यहां दीजिएगा हाई सोडियम क्या करेगा, इनसफिशियंट, इनसफिशियंट डोज ऑफ लिथियम। तो ध्यान दीजिएगा दोनों ही केस में हमें ध्यान रखना है, यानी सीरम सोडियम लेवल मॉनिटर करना। ये सेम बात हो गई डिजोक्सिन की तरह, डिजोक्सिन पोटेशियम के साथ जो रिलेशन था वही रिलेशन लिथियम और सोडियम के साथ में है। तो देखिए डिजोक्सिन मैंने पढ़ाई तो आपको याद आ गया होगा, लो पोटेशियम होगा तो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, और हाई पोटेशियम होता है तो डिजोक्सिन इनसफिशिएंट रह जाता है। याद कर लीजिएगा, डिजोक्सिन का लेक्चर आपने देखा है, यस बच्चों। तो लो सोडियम के केस में लिथियम टॉक्सिसिटी होती है, और हाई सोडियम के केस में इनसफिशिएंट हो जाती है वो डोज जो कि उस पर्सन को दी जा रही है बच्चों, ठीक है। मैंने पूरा रेशनल अच्छे तरीके से समझा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, तीसरा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, यस डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स जैसे कि बात करूं, बहुत सारी डायूरेटिक्स है ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है, लाइक जैसे कि थायजाइड्स वगैरह है, लूप डायूरेटिक्स वगैरह। ये क्या करती है, सोडियम को बाहर निकालती है बॉडी से, और जब सोडियम बॉडी से बाहर जाएगा तो लिथियम भी बाहर, सॉरी, डायूरेटिक्स क्या करती है दोस्तों, डायूरेटिक्स पोटेशियम को बाहर निकालती है और सोडियम को बॉडी के अंदर क्या करती है, बचाती है। उल्टा बोल दिया मैंने गलती से, डायूरेटिक्स क्या करती है, पोटेशियम को तो बाहर करती है। जैसे मैं बात करूं थायजाइड्स वगैरह, तो पोटेशियम तो बाहर जाता है, सोडियम को बॉडी में बचाती है। तो सोडियम बचेगा तो लिथियम भी बचेगा बॉडी में, और वो टॉक्सिसिटी कोज कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही एसी इनहिबिटर्स, एसीई इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स लाइक जिनमें भी प्रिल आता है, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। ये भी क्या कर सकती है दोस्तों, ये भी लिथियम की टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या करती है, पोटेशियम के साथ साथ में सोडियम से रिलेटेड जो है चेंजेस करती है। इस वजह से एसी इनहिबिटर जो कि कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल वगैरह आती है, ये भी कोज कर सकती है लिथियम की टॉक्सिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ता हूं इसी क्रम के अंदर। नेक्स्ट, अब टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या ट्रीटमेंट किया जाए, तो याद रखिए देर इज नो अवेलेबल एंटीडोट फॉर लिथियम टॉक्सिसिटी, कोई भी यहाँ पे एंटीडोट नहीं है। तो अब वन एंड ओनली ऑप्शन बचता है, दैट इज हीमोडायलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रग या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी, आप आंसर क्या देंगे दोस्तों, हीमोडायलिसिस।
हीमोडायलिसिस जो है यहाँ पे वन एंड ओनली ऑप्शन अपने पास में रह जाता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में बता दिया, ये वाला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। चलेगा, आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम के अंदर। साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं मूड स्टेबलाइजर्स के, है ना। तो साइड इफेक्ट, एंटीसाइकोटिक जो थी वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उनके साइड इफेक्ट में पढ़ा चुका हूँ। और वैसे भी एंटीसाइकोटिक को हम लोग मूड स्टेबलाइजर में कम ही यूज करते हैं। प्राइमरीली जो यूज करते हैं वो लिथियम होता है, और दूसरा होता है एंटी कन्वर्जेंट, जिसमें 3 मेडिसिन मैंने बताई थी, कार्बामाजिपिन, सोडियम वल्पोरेट एंड लेमोट्रिजिन, उनको यूज करते हैं। तो इनके साइड इफेक्ट एक बार देख लेते हैं। और वैसे एंटी कन्वर्जेंट के साइड इफेक्ट भी पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी यहाँ पे बता देता हूं, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो लिथियम और एंटी कन्वर्जेंट के साइड इफेक्ट में बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं लिथियम। तो लिथियम के साइड इफेक्ट को याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको बताऊंगा, उस ट्रिक से आप लिथियम के साइड इफेक्ट भी याद कर पाएंगे दोस्तों, उनको समझा भी दूंगा। तो ट्रिक है अपने पास में, दैट इज लिथियम टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, ये दो और ऐड कर लो, लिथियम की टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी। तो ये वर्ड याद रखेंगे, तो इस वर्ड से आपको लिथियम के साइड इफेक्ट भी याद हो जाएंगे। तो लिथियम में देखो, लिथियम की स्पेलिंग में सबसे पहले एल आई, एल आई का मतलब हो जाएगा दोस्तों ल्यूकोसाइट इंक्रीज, आई मतलब इंक्रीज। तो लिथियम के साइड इफेक्ट का पहला साइड इफेक्ट है कि WBC का नंबर जो है दोस्तों बढ़ जाता है जब भी लिथियम दिया जाता है। दूसरा टी का मतलब होता है दोस्तों दैट इज ट्रेमर्स, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं उस पर्सन को ड्यू टू लिथियम। ठीक है, तीसरा साइड इफेक्ट होगा दोस्तों दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म ये कॉज करता है दोस्तों। ठीक है, थायराइड के फंक्शन को भी ये अफेक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयोडीन भी उसी कैटेगरी में आता है। देन आई और यू दैट इज इंक्रीज यूरिनेशन, इंक्रीज यूरिनेशन, बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण समझ लीजिएगा। ये क्या करता है दोस्तों, एडीएच को डिक्रीज कर देता है। एडीएच हार्मोन जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, वेजोप्रेसिन हार्मोन, उसको कम कर देता है। कम होने से क्या होगा दोस्तों, एंटी डायरेटिक हार्मोन कम होने से क्या हो जाता है, यूरिन बार बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, यस, नेफ्रोजेनिक, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस सिम्टम्स हो जाते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर एडीएच हार्मोन जो है कम हो जाता है, बार बार यूरिन आता है, बार बार प्यास लगती है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पॉली यूरिया विद पॉलीडिप्सिया। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, पॉली यूरिया प्लस पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बार बार प्यास लगना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एम का मतलब होता है दोस्तों मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस, जैसा कि मैंने बताया डेलीरियम, है ना, मेमोरी लॉस होने लग जाता है। तो ये तो हो गया लिथियम। अब आता है अपने पास टी का मतलब होता है दोस्तों दैट इज टेराटोजेनिक, यानी लिथियम है वो टेराटोजेनिक है, यानी प्रेगनेंसी में अगर दे दी तो वो फिटस को हार्म कर देगी बच्चों। और क्या टेराटोजेनिक कॉज करती है दोस्तों, एब्स्टियन, एब्स्टीन एनोमली। अब एब्स्टीन एनोमली क्या है बच्चों, आप लोग गूगल करिएगा, आपको इमेजेस मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है और उसने प्रेगनेंसी में एज ए मूड स्विंग डिसऑर्डर उसको है मान लीजिए, और उसने लिथियम ले लिया, तो उस महिला के अंदर ये लिथियम क्या करेगा, उस फीटस को हार्म कर देगा, और उस फीटस के अंदर उस फीटस का हार्ट जो है वो बाहर आ जाएगा, बॉडी से बाहर रहेगा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एब्स्टीन एनोमली बच्चों। तो ये लिथियम यहाँ पे कॉज कर देता है, ध्यान दीजिएगा। देन सी का मतलब होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन को क्या कर देता है, एलिवेट कर देता है, बढ़ा देता है। बॉडी के अंदर किडनी फंक्शन लॉस होंगे और किडनी फंक्शन रीनल फेलियर कोज करेगा, तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा बच्चों। और नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल कितना होता है आपको पता होगा, 0.6 से 1.2 mg पर डेसी
लीटर। ये नॉर्मल क्रिएटिनिन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 100 ml ब्लड में 0.6 से 1.2 मिलीग्राम जो है क्रेटिनिन होता है, और इसका कारण क्या है? रीनल फेलियर। तो ये सभी के सभी साइड इफेक्ट जो है वो लिथियम की वजह से हो सकते हैं बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने हैं। याद रखने के लिए मैंने नेमोनिक बता दिया है, ट्रिक बता दी है, इससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो क्या क्या बताया? ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो जाती है, ट्रेमर्स आते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, इंक्रीज यूरिनेशन हो जाता है, पॉलीयूरिया प्लस पॉलीडिप्सिया जिसका सिम्टम्स होता है, कारण मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मेमोरी लेस जैसे कि डिलीरियम, टेराटोजेनिक होते हैं जैसे एब्स्टीन एनोमली, एंड क्रेटिनिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है ड्यू टू रीनल फेलियर। अब बात करते हैं एंटी कन्वर्जेंट। तो एंटी कन्वर्जेंट मैंने 3 बताए थे आपको, कार्बामाजिपिन, लेमोट्रिजिन एंड सोडियम वल्पोरेट। तो इनसे रिलेटेड भी जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है वो बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। लाइक कार्बामाजिपिन मैंने पढ़ाई थी, उस टाइम मैंने बताया था ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, ग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, यानी मैं बोल सकता हूं WBC, या फिर बात कर सकता हूं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज कर देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए का मतलब एब्सेंट, और ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल होता है न्यूट्रोफिल। तो इनका नंबर जो है वो कम कर देता है, बहुत कम कर देता है। ये साइड इफेक्ट होता है दोस्तों किसका? कार्बामाजिपिन का, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है लेमोट्रिजिन। लेमोट्रिजिन का क्या साइड इफेक्ट है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका साइड इफेक्ट होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जिसे हम लोग टैन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, टॉक्सिसिटी की वजह से एपोडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है ना स्किन की, वो नेक्रोलाइस होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। तो इट इज नोन एज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, टैन सिंड्रोम, जिसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कहते हैं। मोस्टली ये जो मैंने एंटीबायोटिक्स पढ़ाई थी आपको, सल्फोनामाइड्स, उसकी टॉक्सिसिटी से भी होते हैं, और लेमोट्रिजिन की वजह से भी ये हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वल्पोरेट की बात करें तो वल्पोरेट क्या कोज कर सकती है? तो पहला इसका जो साइड इफेक्ट है वो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया, NIA, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब प्लेटलेट की संख्या जो है घट जाती है। देखो, ये WBC की संख्या घटा रही है, और वल्पोरेट प्लेटलेट्स की संख्या घटा देती है, जबकि WBC की संख्या बढ़ा रही है, वो कौन है? लिथियम, ध्यान दीजिएगा। देन दूसरा T यहां पे याद रखना है, T पहले T4 होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दूसरा T4 होता है टेरेटोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिक। लाइक लिथियम भी टेरेटोजेनिक है, ये वाला, ये एब्स्टीन एनोमली करता है। वैसे ही सोडियम वल्पोरेट है, वो भी टेरेटोजेनिक है। अगर प्रेगनेंसी में इसको ले लेती है मदर, तो उस मदर के जो फीटस जो पेट में पल रहा है, उसको क्या हो सकते हैं दोस्तों? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है ये कॉज कर देती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा, ऐसे डिसऑर्डर ये बच्चे के अंदर कर सकते हैं, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन कर सकती है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज टेराटोजेनिसिटी। तो ये पूरे के पूरे साइड इफेक्ट है, हर एक साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मूड स्टेबलाइजर्स कब नहीं दिए जाना चाहिए? तो 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो मैंने अभी भी बता दिए, लिथियम प्रेगनेंसी में नहीं देना है, और दूसरा वल्पोरेट भी प्रेगनेंसी में नहीं देना बच्चों, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो हो गया प्रेगनेंसी, तो लिथियम भी नहीं देना है, और सोडियम वल्पोरेट भी नहीं देना। इसके अलावा लिथियम कब नहीं देना दोस्तों? सोडियम ऑलरेडी कम है बॉडी में, तब भी लिथियम नहीं देना है, क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी कोज कर देगा, यस और नो। और दूसरा, अगर किसी पर्सन को रीनल फेलियर है तो भी हमें लिथियम नहीं देना है, क्योंकि लिथियम किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है, और किडनी ही खराब है, तो उस पर्सन में अगर हम लोग लिथियम दे देंगे तो बॉडी में ऑलरेडी ये टॉक्सिसिटी कोज कर देगा बच्चों, ठीक है। तो कब नहीं देना है? पहला, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, क्योंकि टेराटोजेनिक होता है, लाइक लिथियम से एब्स्टीन एनोमली, और वल्पोरेट से जो है दोस्तों रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया के केस में नहीं देना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम। इसके अलावा
रीनल फेलियर के केस में भी नहीं देना है, क्योंकि लिथियम किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है तो वो होगा नहीं, और एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी में बचेगा, बॉडी में बचेगा तो टॉक्सिसिटी कोज कर देगा। यस और नो, ध्यान दीजिएगा। तो इन कंडीशन में हमें लिथियम यूज नहीं करना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं पेशेंट मॉनिटरिंग। क्या क्या मॉनिटरिंग यहाँ पे जरूरी हो जाती है, तो जो भी मैंने अभी तक बताया है उसी से रिलेटेड है कि सीरम लेवल जो है मॉनिटर बहुत जरूरी है, क्योंकि नैरो थेरेप्यूटिक रेंज होती है। थोड़ा भी लेवल ज्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। ये सुनो, इसके अलावा रीनल फंक्शन चेक करने के लिए क्रेटिनिन का लेवल चेक करना है, और क्रेटिनिन का नॉर्मल लेवल होता है 0.6 से 1.2 mg पर डेसीलीटर। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी चेक करना है। थायराइड फंक्शन चेक करने, क्यों? क्योंकि लिथियम क्या कोज करता है दोस्तों? हाइपो थायरोइडिज्म कोज करता है, तो इस वजह से T3 TA4 TSH वगैरह लेवल, और इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट भी करना पड़ता है, क्योंकि लिथियम है वो WBC को बढ़ा देता है। यस और नो। इसके अलावा सोडियम वल्पोरेट है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जो अपन ने कार्बामाजिपिन पढ़ा वो एग्रेनुलोसाइटोसिस WBC को कम कर देता है, तो इनकी टॉक्सिसिटी वगैरह को, साइड इफेक्ट वगैरह के लिए CBC मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है बच्चों। तो ये सारा का सारा पॉइंट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा ये टॉपिक। अब इससे रिलेटेड Q&As करते हैं हम लोग, ताकि ये टॉपिक अपना रिवाइज हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है इजी लगेंगे आपको, बट अगर नहीं पढ़ा होता तो आई थिंक हार्ड लगते है ना। तो चलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में 2 क्वेश्चन केस बेस्ड भी मैं करवाने वाला हूं। तो देखो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इजी सा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट मेनिया। तो हमें अच्छे से पता है लिथियम जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। ए पेशेंट ऑन लिथियम डेवलप्स पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया। बार बार प्यास लग रही है, बार बार यूरिन आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली क्या हुआ उस पर्सन को? तो इसका कारण क्या होगा दोस्तों? ADH कम हो गया। ADH कम हो गया तो बार बार यूरिन आ रहा है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। यस और नो? अभी साइड इफेक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिथियम एक्ट बाय इनहिबिटिंग। लिथियम कैसे एक्शन करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिथियम। तो ये मॉड्यूलेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन एंड सीरोटोनिन को, बट कैसे? तो कैसे मैंने बताया था, एक एंजाइम जिसको इनहिबिट करता है, उसका नाम क्या था दोस्तों? इनोसिटोल यस मोनोफॉस्फेटेज। इस एंजाइम को इनहिबिट ये करता है, और इस प्रकार से लिथियम अपना एक्ट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। थेरेप्यूटिक प्लाज्मा लेवल ऑफ लिथियम। तो थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है दोस्तों? 0.8 से 1.2। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिले तो आपका जो 0.6 से 1.2 है वो मिल जाए तो भी आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो राइट आंसर हो गया 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऐसा ही लेवल क्रिएटिनिन का होता है, तो ये भी याद हो जाएगा। क्रिएटिनिन का लेवल कितना होता है? 0.6 से 1.2, लेकिन ये mg पर डेसीलीटर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ लिथियम। तो लिथियम कौन सा टेराटोजेनिक इफेक्ट करता है बच्चों? तो ये क्या करता है? एब्स्टीन एनोमली कर देता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन करता है? वल्पोरेट। ये कौन करता है? सोडियम वल्पोरेट कोज करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूड स्टेबलाइजर कोजेज हिपेटोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अभी अभी मैंने बता दिया आपको, यस जस्ट यहाँ पे वल्पोरेट जो है इसका आंसर बताया था, दैट इज वल्पोरेट। तो यही कोज करता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीजेज लिथियम टॉक्सिसिटी रिस्क। तो सोडियम कम होगा, सोडियम लो होगा तो टॉक्सिसिटी होगी। यस और नो? कैसे कैसे ध्यान रखना है? सोडियम कम होगा तो किडनी सोडियम को बचाएगी, सोडियम के साथ इसका भाई भी रुक जाएगा बॉडी के अंदर और टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा दोस्तों। तो लो सोडियम मतलब लिथियम की टॉक्सिसिटी, तो हाइपोनेट्रीमिया ये हो जाएगा। हाइपरनेट्रीमिया के केस में क्या होगा? किडनी हाइपर ज्यादा मात्रा को बाहर निकालती है। यस और नो? तो सोडियम ज्यादा है तो ज्यादा सोडियम को बाहर निकलेगी, तो इसका जो भाई है लिथियम वो भी बाहर निकल जाएगा। तो जितना हमने लिया था उस पेशेंट ने वो सफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस थेरेपी फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस में ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं बच्चों? लिथियम को ही यूज
करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग जो है लिथियम ही होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिथियम? इनमें से लिथियम का कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? तो ट्रिक से बताया था मैंने, लिथियम टॉक्सिक है ना, तो उस ट्रिक में आपका ध्यान आ जाएगा पॉलीयूरिया ये कॉज करता है। क्यों करता है? ड्यू टू डिक्रीज एडीएच। इसके अलावा और क्या क्या करता था दोस्तों? ट्रिक में बताया था LITHIUM और टॉक्सिसिटी, इस तरीके से। तो LI का मतलब ल्यूकोसाइट को इंक्रीज कर देता है, WBC को बढ़ा देता है। T मतलब ट्रेमर्स, H मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, IU मतलब इंक्रीज यूरिन, M मतलब मेमोरी लॉस, T मतलब टेराटोजेनिक और C मतलब क्रिएटिनिन का लेवल ये बॉडी में बढ़ा देता है, क्योंकि रीनल फेलियर कॉज करता है। तो इन सब में जो ट्रिक में बताया था वो यही ऑप्शन जो है आता। राइट आंसर हो गया पॉलीयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम एक्ट बाय इनहिबिटिंग, कैसे काम करता है? तो ये शायद रिपीट हो गया है, ऑलरेडी बता दिया मैंने। ओके, इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज को इनहिबिट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर सी। अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए क्वेश्चन है, समझा देता हूँ। 29 ईयर ओल्ड मेल है जिसकी पास्ट हिस्ट्री है मूड डिसऑर्डर्स की, प्रेजेंट विद सम मेडिकल प्रॉब्लम, ऑन रिव्यूइंग हिज लेबोरेटरी वैल्यू यू नोट द फॉलोइंग। आपने उस पेशेंट का लेबोरेटरी वैल्यू देखी, तो उसमें ये चार चीजें जो है दी हुई है। इन चार चीजों के आधार पे आपको बताना है कि कौन सी मेडिकेशन इन रिपोर्ट में हुई एबनॉर्मेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। तो केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, पहचानेंगे। तो देखो WBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और क्रेटिनिन। तो देखो कौन सी वैल्यू एबनॉर्मल है वो पहचानेंगे। तो देखो WBC नॉर्मल होती है 4000 से 11000 पर mm³ ब्लड या माइक्रोलीटर ब्लड। तो ये देखो 11000 नॉर्मल रेंज में, तो ये हो गया नॉर्मल। दूसरा, हीमोग्लोबिन 13 से 18 नॉर्मल होता है, तो 14 ये भी नॉर्मल है। प्लेटलेट 2 से 4 लाख नॉर्मल होती है, 1.5 से 4 लाख, तो ये 3.5 लाख के आसपास है, इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी नहीं है बच्चों। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कौन करता था, हम लोगों ने पढ़ा आज, यस और नो, ध्यान दीजिएगा। चलिए, वल्पोरेट करता है। देन क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन 1.9, तो नॉर्मल क्रिएटिनिन कितना होता है दोस्तों? 0.6 से 1.2, तो ये क्या है? हाई है। ये क्या है? हाई है। और क्रिएटिनिन हाई कौन सी ड्रग की टॉक्सिसिटी से होता है? तो हमें अच्छे से पता है, लिथियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों? लिथियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। तो ऐसा ही केस बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। एक और केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम पैटर्न है। 4 रिपोर्ट दी हुई है, इनको देखो और बताओ कि इनमें हुई एबनॉर्मलिटी के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, सबसे पहले WBC मैंने बताया 4000 से 11000 होती है, ये 2200 है, इसका मतलब ये लेवल डिक्रीज है, यानी WBC कम है। तो अब याद करिए, WBC कम किसकी वजह से हो रही थी, बताऊंगा। हीमोग्लोबिन नॉर्मल, प्लेटलेट नॉर्मल और ये भी नॉर्मल है, इसका मतलब लिथियम की टॉक्सिसिटी तो नहीं है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, WBC कब कम हो रही थी? तो लिथियम तो WBC को बढ़ा रहा था, यस और नो, जबकि कार्बामाजिपिन जो था दोस्तों, वो क्या कर रहा था? WBC को कम कर रहा था। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस बताया था मैंने, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, यस और नो। तो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब WBC यानी कि न्यूट्रोफिल जो है कम हो जाना, जो कि रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। तो हम बता सकते हैं कि इट इज पॉसिबली बाय कार्बामाजिपिन। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। तो कैसे लगे ये क्वेश्चंस आप लोगों को? और अगर ये टॉपिक में कुछ भी आप लोगों ने नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।